हेलो दोस्तों। एक शेर के साथ मैं एक आज के इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चल पड़े, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दोस्तों जी हाँ, बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज आपके सामने, आपके ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन करके आए हैं जिन्होंने बड़े ही एडवर्स और बड़े ही विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने धारा के विपरीत अपने आप को स्ट्रगल करते हुए और जिंदगी में सफलता के झंडे पे झंडे गाड़ते चले गए हैं। ऐसे ही दोस्तों एक शख्सियत के साथ आज हम लोग रूबरू हैं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। भारत की सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग रूबरू हैं दोस्तों। सिविल सेवा में एक तरीके से कह सकते हैं टॉपर ही हैं, टॉपर पुनीत द्विवेदी सर साहब, जो कि हमारे सामने इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आज हम लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं और इस जूम ऐप के जरिए हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जहाँ पे पुनीत द्विवेदी साहब अपनी तैयारी के जिंदगी के विभिन्न मरहलों पर, अपने पहलुओं पे वो आज डिस्कशन करेंगे, अपने अनुभवों पे बातचीत करेंगे। और उन्होंने इस जो सफलता में उन्होंने जो झंडे गाड़े हैं, जो उन्होंने यूपीएससी 2019 का जो दोस्तों फाइनल रिजल्ट आया है जिसमें उन्होंने 123 रैंक लगाई है, तो इस सफलता में या जो इन्होंने अपने एक प्रकार से जो ये अचीवमेंट किया है उसके पीछे उनकी क्या कहानी रही है, उनके क्या संघर्ष रहे हैं, इन सब मुद्दों पे दोस्तों आज हम लोग खुल करके बड़े बेबाकी के साथ पुनीत साहब जो है वो अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए स्टूडेंट तक अपनी बातों को रखेंगे। तो आइए मिलते हैं दोस्तों इस शख्सियत के साथ, पुनीत द्विवेदी साहब, यूपीएससी 2019 में 123 रैंक जिन्होंने सिक्योर किया हुआ है। स्वागत है पुनीत जी आपका इस प्लेटफॉर्म पे। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम है। तो शुरू करते हैं पुनीत जी कि आपने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है, आप एक युवाओं के रोल मॉडल बन करके उभरे हैं और जो देश के लाखों युवाओं का एक सपना होता है कि वो भारत की सबसे प्रतिष्ठित जो ऑनरेबल दोस्तों एक सेवा है उसमें वो जाना चाहते हैं, वो काम आपने कर दिखाया है। तो आप यकीनन हजारों युवाओं की आशा के केंद्र बिंदु भी हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप एक उदाहरण हैं जिसके जरिए आप लोगों को, हजारों युवाओं को अपनी ओर मोटिवेट करेंगे सिविल सेवा में आने के लिए। तो दोस्त कुछ शुरू करते हैं पुनीत जी, कुछ बातों के साथ, कुछ प्रश्नों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपका एक इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना एक इंट्रोडक्शन दें पहले शुरुआत में ही जी। तो अपना एक सामान्य सा छोटा सा परिचय जी। सर, मेरा नाम जैसे आपने कहा पुनीत द्विवेदी है। तो मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सोनभद्र जिले से टीपीसी कॉलोनी की मिलन नगर और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा स्कूलिंग शिक्षा वहीं से की। उसके बाद सर मैं आईटी खड़गपुर से सर बैचलर्स प्लस एमटेक 5 साल का कोर्स होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैं 2016 में पास आउट किया था। उसके बाद सर ओके ग्रेजुएशन के बाद से ही मेरे में एक उमंग तो थी कि मुझे सिविल सेवा के लिए बैठना है, परंतु मैंने सोचा कि एक जॉब के साथ, या तो मैं जॉब के साथ तैयारी करूं या फिर मैं एक पहले जॉब कर लूं उसके बाद मैं तैयारी में घुसूं। तो सर मैंने एक प्लेसमेंट के जरिए एक जॉब ली, वो जॉब छोड़ी, फिर दूसरी जॉब ली। तो प्रेजेंटली सर मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में एज अ क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट हूं, और इस बार सर मेरी जैसे आपने बताया 123 रैंक आई। ओके, वेल बहुत अच्छे पुनीत साहब। तो मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि आपने पहली बार कब, आपको वो पल कौन सा पल था कि जब आपको ये बात क्रैक कर गया, दिल को छू गई कि नहीं मुझे प्रिपरेशन करनी है, मुझे सिविल सेवा के क्षेत्र में जाना है, या मुझे इस फील्ड में अपने आप को एक बार अपना फ्यूचर, अपना किस्मत आजमानी है आपको, वो कौन सा पल था, वो किस मोमेंट पे आपने ऐसा सोचा? सर एक विचार तो शुरुआत से मेरे स्कूलिंग लाइफ से और मेरे कॉलेज लाइफ से बना ही था। जैसे मैं आपको बताया, मैं एक एनटीपीसी कॉलोनी में पला बड़ा था, वहाँ पे एक गवर्नमेंट सर्विस का, एक पीएसयू का एक कल्चर तो वहाँ से ही था। सर सेकेंडली जब मैं ओके ओके आईटी खड़गपुर में जब मैं पढ़ रहा था, तो फिर मैं सर एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम का भी पार्ट था। वहाँ पे भी मैंने काफी काफी ओके शिद्दत और काफी लगन से मैंने एनएसएस का मैं पार्ट रहा। सर एक बैकग्राउंड तो उस समय से था, हालांकि मेरे को ज्यादा इसका सिविल सेवा में किस तरह बैठने, क्या तैयारी करते हैं, इससे ज्यादा परिचय नहीं था। तो मैं किसी शख्सियत से जो कि सिविल से हैं, तो उन्होंने मुझे
पूरे के बारे में बहुत अच्छे से एक बैकग्राउंड दिया, बताया कि किस तरीके की आखिर सिविल सेवा के सेवा पाठ का जो मतलब है वो क्या है। उन्होंने पूरा एक जॉब का एक अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया और सर तभी मैंने उसी समय सर मुझे विश्वास हुआ कि हाँ मैं एक तरीके से अगर मैं सिविल सेवा में आऊँ तो मैं एक अभी मैं जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ शायद वो उनको बेनिफिट कर रहा है जो कि ऑलरेडी अमीर है, पर अगर मैं सिविल सेवा में आऊँ तो मैं एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूँ जिनको डेवलपमेंट की और जिनको गवर्नेंस की शायद ज्यादा जरूरत है, और शायद इससे मुझे और ज्यादा एक सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली मिलेगा। मतलब मुझे मेरी नौकरी में मेरे पास पैसे और मनी वाला सेटिस्फैक्शन तो था सर, लेकिन 100% सेटिस्फैक्शन तब सर मेरे मन में आया। बेशक जो एक जॉब सेटिस्फैक्शन की बात होती है वो आपको यूपीएससी में सिविल सेवा में आपको दिखाई दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पुनीत साहब एक चीज बताएं कि आपने ग्रेजुएशन कब किया? यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस जो है वो क्लियर नहीं थी, तो ग्रेजुएशन कब किया और उसके बाद आपने तैयारी सीरियसली कब शुरू की? क्या दोनों में गैप कितने दिनों का? सर मैंने 2016 में ग्रेजुएशन किया था। मैं जुलाई 2016 में अपने कॉलेज से पास आउट हुआ था। उसके बाद सर सितंबर 2016 से मैं जॉब चालू किया था, और सर मैंने जो प्रॉपर तैयारी थी वो मैंने मई 2017 से चालू कर दी थी। सर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने अपना जॉब से क्या कहते हैं लंबी छुट्टी ले ली। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होने के बाद फिर मैंने कंपनी भी स्विच की और 2019 में मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया। फिर दूसरा अटेम्प्ट सर मई 2019 में जब वो प्री भरा गया, मतलब प्री का एग्जाम हुआ था। अच्छा, तो अभी आपने मतलब ये आपका सेकंड चांस आपका सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी जर्नी कहाँ तक रही? आपने कहाँ तक अपना अचीव किया इस फील्ड में? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 2018 आई थिंक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। यस सर, 2018 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरा प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर हो गया था, पर मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया। ओके। सेकंड अटेम्प्ट में आपने फाइनली 123 रैंक सिक्योर किया है। वेरी गुड, शानदार। तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट और अपने तैयारी के संघर्ष के दौरान तैयारी आपने कहाँ पे रह करके, क्या आपने दिल्ली में रह करके प्रिपरेशन की या आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया या फिर आपने कैसे अपनी तैयारी को डायरेक्शन दिया, ये मैं थोड़ा जानना चाह रहा था। कब शुरू की और कितने दिनों तक आपने तैयारी की? सर मेरी पहली प्राथमिक तैयारी गुड़गांव में रह के, मैंने पूरी तैयारी गुड़गांव में रह के की है। प्राथमिक के लिए सर मैंने कोचिंग ली, क्लासरूम कोचिंग ली, और सर उससे मेरा एक बेस तो बन गया था। और उसके बाद सर जो प्रथम वर्ष के बाद जो भी मैंने तैयारी की सर वो पूरी ऑनलाइन तैयारी की, खान अकेडमी के थ्रू हो या फिर कोई भी ऑनलाइन मटेरियल जो मिलता उसके थ्रू ही मैं मोस्टली तैयारी सर मेरी, अगर मैं कहूँ कि मेरी दूसरे अटेम्प्ट में सर तो 100% तैयारी मेरी ऑनलाइन ही थी। तो एक सर जो आप स्ट्रगल पूछ रहे थे सर, उसमें एक ये था स्ट्रगल की क्योंकि दूसरे अटेम्प्ट में सर मुझे पता था कि अब मेरे पास टाइम कम है, तो मुझे सही पॉइंटेड रिसोर्सेज से ही पढ़ना था। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट से आइडिया तो लग गया था क्या पढ़ना है, बट मेरे को वही पॉइंटेड रिसोर्सेज की तलाश है, चाहे वो ऑनलाइन तो अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म काफी और बाकी ऑनलाइन मटेरियल सर काफी ऑनलाइन पीडीएफ, ऑनलाइन पेपर्स। तो सर अगर मैं कहूँ तो ऑनलाइन मटेरियल से मैं काफी कुछ पढ़ा। शानदार। तो ये रहा कि आपकी तैयारी की मतलब एक जर्नी रही कि आपने 2016 में ग्रेजुएशन किया, देन उसके बाद आपने प्रिपरेशन के बारे में फैसला लिया और 17-18 में आपने प्रिपरेशन करी और 19 में फाइनली आपने रैंक सिक्योर कर लिया। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलें कि 2 से 2.5 साल आपकी तैयारी का आपका एक जर्नी रही है। उस दौरान आपने गुड़गांव में रह करके अपनी प्रिपरेशन को रखी और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आपने अपनी प्रिपरेशन को जारी रखी है। शानदार, बहुत अच्छे। अच्छा, कुछ और भी क्वेरीज है मेरे मन में जो बच्चों की ओर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा और आपको क्या तैयारी के बाद एग्जाम देने के बाद क्या आपको ऐसा फील आ रहा था कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा या आप रैंक सिक्योर कर लेंगे, आप टॉप कर जाएंगे, ऐसा कुछ फील आ रहा था अंदर से? सर मैं पहले प्रश्न का आंसर देता हूँ। सर मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है। हाँ। ये ऑप्शनल सर मैंने ऐसे सेलेक्ट किया था कि मैं एग्जाम में कूदने से पहले ही मैंने ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया था कि अगर मैं करूंगा क्वालिफाई तो मैं मैथमेटिक्स से ओके। इसका सर एक मेजर वजह ये थी कि मुझे लगता था कि मैं इस ऑप्शनल में काफी मेहनत करके एक आउटपुट ला सकता हूँ।
जो कि मुझे एक थोड़ा मेरा झुकाव और मेरा मैथमेटिक्स सर स्ट्रांग रहा भी है मेरे आईआईटी के दिनों से या उसके पहले की प्रिपरेशन मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहा ओके ओके सर। इन दोनों कारणों की वजह से मैंने ओके मैथमेटिक्स सर। और जैसा आपने दूसरा ओके क्वेश्चन कहा ओके सर, ये मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ या किसी भी साइंस ऑप्शनल के साथ ये बहुत बड़ी चीज होती है सर कि अगर आपका अच्छा गया है तो आपको एक फीलिंग आ जाएगी सर। जो दूसरी बार एक कहें तो हद तक फीलिंग थी कि हाँ मेरा काफी अच्छा गया है, ऑप्शनल पेपर मेरे काफी अच्छे गए थे, जीएस पेपर मेरे अच्छे ओके गए थे, मार्क्स आना ओके बाकी बट ऑप्शनल मेरा बहुत अच्छा गया था। तो मुझे उम्मीद तो थी मेरा हो जाएगा, एक फीलिंग आ गई। और सर इंटरव्यू भी मेरा अच्छा चला गया तो वो फीलिंग एक तरीके से ओके सीमेंट हो गई थी कि हाँ ओके ओके रैंक आ सकता इंटरव्यू इंटरव्यू किसके बोर्ड में था, कौन से साहब के? इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं अपना, कि इंटरव्यू आप किस साहब के बोर्ड में था, और क्या क्वेश्चंस किस तरीके के रहे, दो चार क्वेश्चंस के एग्जांपल। है। सर इंटरव्यू मेरा सर डॉक्टर पीके जोशी और इंटरव्यू के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। तो मुझे इंटरव्यू के पहले ये कॉन्फिडेंस था कि मैं इंटरव्यू में अच्छा करूँ, क्योंकि ओके मुझे ये पता था कि सर एक वर्किंग एस्पिरेंट को एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है कि आपने वर्किंग रहते हुए किया है, तो एक इंटरव्यू में एक आप एक खुद से कॉन्फिडेंस के साथ भी जाते हैं। तो एक उम्मीद तो थी कि हम्म हाँ मैं अच्छा करूँ। बट सर हम्म उससे पहले मैंने मॉक किए थे, जैसे अनअकैडमी के साथ जो मैंने अपना मॉक किया था उसकी काफी अच्छी तैयारी की। ओके और सर फाइनल इंटरव्यू के दिन मुझसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न तो मुझे स्टम्प करने के लिए यही पूछा गया कि आप कोर जॉब में क्यों नहीं है, आप आप एक एक फाइनेंस। बार, सॉरी। सर आप मुझसे पूछा गया कि आप इलेक्ट्रिकल से ग्रेजुएशन किए हैं, ओके परंतु आप जॉब एक हाँ हाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में करें, ये हम्म ऐसा क्यों है? तो हम्म सर ऐसे मेरा जवाब ये था कि सर मैं अपने आप को मैंने अप्लाई किया था और जॉब में, पर मेरी जॉब नहीं लगी थी खुद जॉब, हाँ हाँ इसलिए सर तो मैंने फाइनेंस की तरफ रुख किया था जिसमें मेरी जॉब लग गई। तो इस तरह शुरुआत हुई थी। और सर क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, मतलब जैसे ओके जैसे एक मैम थी, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि अ, आप अगर एक सिविल सेवक हैं तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करें? तो ओके मैंने मेरे ओके मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही अच्छा उनको आंसर दिया, क्योंकि मैंने उस आंसर को पॉइंट वाइज ब्रेक कर दिया था कि अगर मैम अगर मैं एक डिपेंडिंग ऑन मैं कहाँ पे पोस्टेड हूँ और मैं कैसा क्या सिविल सर्वेंट, मेरा आंसर डिपेंड करेगा। अगर मैं रूरल एरिया में हूँ तो विमेन की हम्म प्रॉब्लम वहाँ अलग होती है, अगर मैं एक अर्बन हम्म एरिया में हूँ वहाँ पे विमेन की प्रॉब्लम अलग होती है, मैं उनको पूरा पूछ लेता हूँ। हम्म और मेरा अप्रोच ये रहेगा। तो इस ओके तरीके ओके से मेरे मन में हमेशा एक फ्रेमवर्क आ जाता था अपने आप, हाँ जिस हाँ तरीके से हाँ। मैंने आंसर दिया। और तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो तो आपको ये फील आया होगा तभी कि नहीं, अब तो फाइनल मेरा सिलेक्शन तो होना ही है, इतना अच्छा आंसर दिया है मैंने, उसी इंटरव्यू के बाद कंडीशन मुझे से काफी फील आ गया था, मतलब मुझे लग गया था इंटरव्यू काफी फील इंटरव्यू आ के बाद गया। सर, क्योंकि ओके एक इंटरव्यू में जिस मैं माहौल में अगर आपको मैं डिस्क्राइब करूँ जिस माहौल में मैं घुसा था, तो हम्म आपको काफी हम्म ग्रिम सा माहौल लगेगा, क्योंकि सब काफी बोर्ड मेंबर्स चेयरमैन काफी सीरियसली आपकी तरफ देख रहे हो। पर सर जब मैं बाहर आ रहा था, हाँ मैंने ये नोटिस किया था कि मैंने उन सब के चेहरे पे एक स्माइल तो ले आई। एट द हाँ एंड हाँ ऑफ द हाँ इंटरव्यू सब लोग स्माइल कर रहे थे, मैं भी स्माइल कर रहा था, वो भी स्माइल कर स्माइल रहे कर, थे। मुझे एक फील थी कि बेशक इंटरव्यू अच्छा गया है। बेशक बेशक, बहुत अच्छे। एक चीज, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार कि पुनीत, आप ऑलरेडी 2 साल से पहले जॉब में थे, 2019 में खैर आपका एग्जाम हुआ, और उसके पहले भी आप जॉब में थे, तो आपने अपनी जॉब करते हुए अपनी पढ़ाई को कैसे एक डायरेक्शन दे पाए, कैसे आपने अपनी तैयारी को इतना, जरा जहाँ पे कहा जाता है कि 16-16 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ना जरूरी होता है, तो कैसे आपने मैनेज किया सब कुछ अपनी जॉब करते हुए? सर मैं इस तरीके से मैनेज किया सर। मैंने ये देखा कि जो मेरी जॉब की टाइमिंग्स है वो अ, हम्म 8.5 या 9 घंटे की होती है नॉर्मली। आई थिंक आप किसी भी जॉब को ले लें तो 8.5 या 9 घंटे की होती है। तो सर हम्म मैंने देखा कि अगर मैं दिन में हर दिन में 4 से 5 घंटा रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर मैं निकाल पाऊँ वीक डे के दिन, तो हफ्ते में अगर मैं वो पाँच पाँच दिन में वैसे 4-5 घंटे निकाल लूँ तो 20 घंटे हो गए। और अगर मैं वीकेंड के दिन बिना टाइम हाँ हाँ वेस्ट किए अगर मैं 12 से 14 घंटे पढ़ लूँ, तो मैं नियरली हम्म गिव एंड टेक 6-7 घंटे अगर मैं इधर उधर होगा, जो कि मैं एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो कि बिना जॉब की तैयारी करता है मैं उसके साथ मैच कर सकता हूँ। हाँ ये शर्त है कि सर मुझे ओके सोर्सेज का पता होना चाहिए, मेरे को एकदम पिन पॉइंटेड तैयारी हम्म करनी चाहिए, और मुझे ज्यादा हम्म डाइग्रेस नहीं करना है उन चीजों से जो कि मैं पढ़ने वाला हूँ। तो सर मैं काफी प्लान वे में पढ़ रहा था, मैं काफी जल्दी सुबह उठ जाता था, 5-5:30 बजे उठ जाता था और आपकी ऑफिस के वॉइस पहले तक चली मैं गई।
अब आ रही है क्या सर आवाज? हेलो हाँ पुनीत, जरा एक बार बोलें। हेलो 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 एक सेकेंड। हेलो हेलो सर। ओ सॉरी, कुछ वॉइस नहीं आ रही है। हेलो बात कर रहा था कि आप अपने जॉब करते हुए आपने अपनी तैयारी को कैसे डायरेक्शन दिया, कैसे अपनी पढ़ाई की और कैसे अपनी इतनी हार्ड वर्किंग वाली जो तैयारी है, यूपीएससी की तैयारी जो माना जाता है कि इतना टफ प्रिपरेशन होती है, तो कैसे आपने मैनेज किया? प्लीज वहां से शुरू करें। सर, जो मेरा स्ट्रैटेजी था सर वो पहले से ये था कि मुझे सिंस टाइम की कमी रहती है सर, और आठ नॉर्मली जॉब सर 8-9 घंटे के जॉब होते हैं। तो सर मेरा हमें हर दिन में ये टारगेट रहता था कि मैं सर अपने उस टाइम से 4 से 5 घंटे रेगुलर के हर हफ्ते में निकाल सकूँ। और सर एक दिमाग में कैलकुलेशन मैंने बनाई थी, अगर मैं हर दिन 5 घंटे निकाल तो वीक डेज में मेरे पास 25 घंटे हो जाएंगे। वेरी गुड। और वीक डेज में अगर मैं 12 से 14 घंटे पढ़ लूँ तो फिर मैं नियरली उतना पहुंच सकता हूँ जो कि एक बिना जॉब या फिर विदाउट जॉब एक एस्पिरेंट जितना पड़ता है, मैं उतना नियर अबाउट कवर कर सकता हूँ। दूसरी बात सर, मेरे जैसे मैंने कहा कि मेरे सोर्सेज बहुत ही पिन पॉइंटेड थे, तो सर वो मुझे 1-2 साल में आइडिया लग गया था कि हाँ मेरे को इन्हीं सोर्सेज से पढ़ना है, मेरे को रिवीजन इतनी बार करना है। और सर मेरे को ज़्यादा एक rather than reading multiple number of things, I will read one thing multiple number of times. ओके सर ये 2-3 चीजें मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी। और सर मैं मेहनत के लिए मैं सुबह काफी जल्दी उठ जाता था, ताकि 5-5:30 बजे ताकि मैं उठ जाता था, और मैं ताकि ऑफिस जाने से पहले मैं अच्छा खासा पोर्शन कवर कर पाऊँ और ऑफिस आने के बाद एक बार रिवीजन कर लूँ जो मैंने सुबह पढ़ा है। ओके और सर इसके लिए मेरे मम्मी पापा भी काफी साथ दिए सर, क्योंकि वहाँ पे इंस्टेड ऑफ मैं किसी और पे डिपेंड रहूँ तो मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी, वो भी एक काफी बहुत बड़ी हेल्प थी सर, क्योंकि मुझे खाने पीने की फिर कोई टेंशन नहीं थी। बहुत बड़ा त्याग है मदर मम्मी का। सलाम है मम्मी को हम लोगों की ओर से, उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया अपने बच्चे के लिए। सर पापा भी है, पापा अकेले रहते थे, तो वो अकेले वाराणसी में रहते थे। ये बहुत बड़ा त्याग उनका भी है कि हाँ सर। पापा अकेले हैं, मम्मी आपके पास हैं, आपके खाने पीने का टेंशन ले रही हैं। और हाँ तब आपने भी तो एक लायक और वफादार, एक जो अच्छा है, जो एक लायक बेटा होता है, आपने उस चीजों को पूरा किया है, तो थैंक आपके यू इस सर। जज्बे को सलाम। मेरे सर इसलिए मुझे एक उमंग, जो मोटिवेशन जो एक रहता था सर, मेरे माँ बाप को देख के भी हमेशा रहा था कि जी जी क्योंकि मेरे लिए इतना मेहनत करते हैं तो मुझे भी उनको कुछ करके देना चाहिए। जी 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 जी। पुनीत, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हाँ, खासकर हमारे जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के जो प्लस स्टूडेंट्स हैं, कि तैयारी, ज्यादातर बच्चों का जो क्वेश्चन होता है कि हम लोग से जो क्वेरीज करते हैं कि सर हम लोग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बार बार स्ट्रेटजी पे डिस्कशन करते हैं बच्चे, लोग सुनते भी हैं बार बार लोगों से स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, लेकिन वो क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है, कि क्या केवल प्रीलिम्स पढ़ें, क्या केवल मेंस पढ़ें, या पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, या पहले इंटीग्रेटेड पढ़ाई करें, बाद में यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए फोकस हो जाए। तो एक बार स्ट्रेटजी पे डिस्कशन ओवरऑल मैं चाहता हूँ उससे रोशनी डालें। सर सर मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी इस तरीके से ड्रिवन होगी कि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था सर, तो मैं उस तरीके से आपको थोड़ा एक आइडिया दूंगा। हालांकि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ऑप्शनल आई थिंक आपके स्ट्रेटजीज डिफरेंट हो सकती है। हाँ, जो स्ट्रेटजी जो शुरुआत से रही थी वो ये थी कि मेरे को, तो अगर मैं जुलाई 2020 में तैयारी शुरू कर रहा हूँ 2021 के अटेम्प्ट के लिए, तो सर मेरी पहली स्ट्रेटजी ये थी कि सर मुझे अपना ऑप्शनल की पकड़ अच्छे से बनानी है और वो जल्दी से जल्दी बनानी है। तो सर मेरे मेरे विचार में पहला आपका एम होना चाहिए कि आप एक ऑप्शनल को लेके और एक जीएस के पेपर को लेके मेंस पर्सपेक्टिव से एक अच्छी खासी समझ दिसंबर तक बन जानी चाहिए। ऐसे मौकों पे और इस पीरियड के दौरान आपका ज्यादा फोकस आंसर राइटिंग या उन सब चीजों पे नहीं, ज्यादातर आपके कॉन्सेप्ट्स बनाने और सिलेबस कंप्लीट करने में रहना चाहिए, ताकि आप दिसंबर तक अपने ऑप्शनल के एक काफी अच्छा खासा पोर्शन और अपने जीएस का एक काफी अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। दिसंबर के बाद सर, अब क्योंकि आप भी देखे होंगे कि प्रीलिम्स का महत्व काफी ज्यादा हो गया है, काफी टफ कॉन्सेप्ट हो गया है, तो सर मैं खुद के लिए ये कर रहा था कि मैं प्री ऑनवर्ड काफी डेडिकेटेड प्री की तैयारी करता था,
ताकि मुझे ऐसा ना हो कि मेरी ऑप्शनल की तैयारी और मेरी मेंस की तैयारी व्यर्थ चली जाए। तो सर उस समय के बाद से मैं टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करता था, रेगुलर टेस्ट सीरीज लगाता था। उसको जो गलतियां होती थी उनको देखता था, हर एक क्वेश्चन पेपर को 3 बार रिवाइज करता था कि क्या गलतियां हुई, कैसे सुधार सकता हूँ। और सर इंक्रीमेंटल तरीके से मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। सर मेरे हिसाब से ऐसी तैयारी होनी चाहिए, पहले आप इंटीग्रेटेड तरीके से शुरू करें, बट एक समय बाद किसी के लिए जनवरी हो सकता है, किसी के लिए फरवरी, किसी के लिए दिसंबर। हाँ मैं समझ। तैयारी। ओके ओके, मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि पहले किसी भी बच्चे को जो शुरुआत करना चाहता है प्रिपरेशन की, उसे पहले इंटीग्रेटेड अप्रोच से प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसमें ऑप्शनल भी है, उसमें जनरल स्टडीज के स्टैटिक पार्ट भी हैं। इन सारी चीजों को पहले एक लंबे टाइम तक यानी कि 6 से 8 महीने में से कवर करना चाहिए। देन इसके बाद प्रीलिम्स फोकस होना चाहिए, देन उसके बाद मेंस फोकस होना चाहिए। तो दूसरी बात, एक चीज इसी दौरान एक पे मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे ऐसा कहा जाता है कि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में या फाइनल सिलेक्शन होने में। तो आपने करंट अफेयर्स के लिए क्या तरीका अपनाया, कैसे आपने करंट अफेयर्स की तैयारी की, और आपको कितना लगता है करंट अफेयर्स बच्चे को कितना ज्यादा पढ़ना चाहिए और कब से शुरू कर देना चाहिए तैयारी में? करंट अफेयर्स कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए? जी सर मेरे सब करंट अफेयर्स का सर पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्री के रिस्पेक्टिव में बात करूं तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। सर मेरे विचार में स्टूडेंट को अपना करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कोई एक सब्जेक्ट के जो मेरे विचार में उसको या तो इकोनॉमिक्स या पॉलिटी से शुरू करना चाहिए और एक बेस बनाना चाहिए अपना, आइदर वो एनसीईआरटी के थ्रू बनाए या तो वो लक्ष्मीकांत के थ्रू बनाए। और एक बेस बनाने के बाद सर करंट अफेयर्स जो कि न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर कई सारी जैसे अनअकैडमी करंट अफेयर्स पे एनालिसिस कई सारे वीडियोस डालते हैं, वो देख सकते हैं। या तो सर आप एक मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आती है, वो पढ़ सकते हैं। तो उस तरीके से सर आप जब एक आपका बेस बन जाएगा तो उसके बाद आप करंट अफेयर्स को लिंक कर पाएंगे उन सारे बेसिस। सर सिर्फ करंट अफेयर्स पर फोकस मेरे हिसाब से शुरुआत से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसको समझने के लिए, वो समझ बनाने के लिए एक बेस का होना जरूरी है। वो ज्यादा डिले भी नहीं करनी चाहिए आपको। आपके शुरुआत के 1-2 महीने बाद से जब आप कोई सब्जेक्ट लेके स्टार्ट किए हैं, 1-2 महीने बाद से आप उस सब्जेक्ट को के रिलेटेड आर्टिकल्स और उस सब्जेक्ट के रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर दें और स्टार्ट करें लिंक करना कि हाँ जो मैंने पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो सर मेरे हिसाब से जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए, लेकिन हाँ आपको वो लिंकेज तैयार करना चाहिए, नहीं तो करंट अफेयर्स सर बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट बन जाता है। जो मैंने एक तरीके देखा है जो बच्चे गलती कर देते हैं वो ये कि सिर्फ करंट अफेयर्स को एज एन डिफरेंट सब्जेक्ट है। मेरे हिसाब से वो डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है सर, वो कोर का ही पार्ट है, कोर का एडेंडम है, उसको आप उसी तरीके से। जैसे आपका ये कहने का मतलब है कि बच्चे को करंट अफेयर्स से मतलब डायनामिक से स्टैटिक की ओर बढ़ना चाहिए, मतलब जो करंट अफेयर्स की जो चीजें हैं जो चर्चा में हैं उन चीजों को पढ़ते हुए अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहिए, उसको उसके सब्जेक्ट को इसको समझना चाहिए कि कौन सी चीजें करंट अफेयर्स में चल रही हैं, उसका बेस क्या है, उसका स्टैटिक पार्ट क्या है। इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करे तो वो कम पढ़ करके ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है। हाँ सर बिल्कुल सर, और उस पे ही वो अपना फोकस बनाए। कोई न्यूज आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात है, तो आप जाके लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर पढ़ सकते हैं या फिर अनअकैडमी में वीडियो देख सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर, और फिर आप अपने करंट अफेयर्स को उसी तरीके से लिंक कर पाएंगे कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम है, क्या सही है, क्या गलत। शानदार, बहुत अच्छे। कुछ और भी बातें हैं जो अनअकैडमी के लिए, उसके पहले मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि चूंकि अब आप सिविल सेवा में आ चुके हैं और आप एक बड़ी जिम्मेदारी देश की एक युवा हैं और आपके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है देश की, शासन प्रशासन सबसे बड़ी राष्ट्र निर्माण एक बहुत बड़ा आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि देश में बहुत सारी समस्याएं भी हैं और एक एज प्रशासक आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं देश को। तो जब आप ये उम्मीदें आपके सामने, जब जनता आपके सामने उम्मीदें लेकर के आएंगी या देश आपकी तरफ उम्मीदों की नजर से देखेगा, तो इन चैलेंजेस को आप कैसे फेस करेंगे? एज एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे राष्ट्र निर्माण में, युवाओं के डेवलपमेंट में या देश के डेवलपमेंट में कैसे अपना एक योगदान देंगे आप? मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि एक सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और स्पेशली उस मैंडेट को फिल करना जिसके लिए सर करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खुद में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर मेरे लिए ये इस तरीके से है कि सर पहले ये समझना आपको खुद से जरूरी है कि आप इस सिविल सेवा में आ क्यों रहे हैं। एक ये यक्ष प्रश्न हर एक एस्पिरेंट के मन में या तो तैयारी के पहले होना चाहिए, तैयारी के दौरान एक यक्ष प्रश्न आ जाना चाहिए उसके दिमाग में कि सर हम क्यों करें तैयारी, क्यों बने हम आईएएस या आईपीएस, और हम क्या दे सकते हैं, क्या डिफरेंट हम कर सकते हैं।
इसलिए सर आप अपने लाइफ में प्रीवियस जाके कभी आपने कभी कोई एग्जांपल देखे हो या फिर कोई आप एनेक्डोट्स रहे हो जहाँ पे आपको लगा हो कि हाँ ये एक तरीका था एक या ये एक जरिया था जहाँ पे अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में होता तो मैं ये दूसरी चीज ला या फिर मैं कोई एक इम्प्रूवमेंट ले आया होता, तो आप ऐसा सोचना शुरू करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात सर, जैसा आपने पूछा कि आप क्या चेंज ला सकते हैं, सर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रोल जो एक सिविल सर्वेंट का होता है सर जस्टिस दिलाना। जैसे सर दुनिया देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो रही हैं बहुत दिनों से रही हैं। ऐसे में सर एक अच्छे सिविल सर्वेंट का है कि रोल ये है कि सर वो जाने उन प्रॉब्लम उन अपना एक सिविल सर्विसेज की जो सर हम जैसे GS4 में पढ़ते हैं वो वैल्यूज डेवलप करे, सेक्युलर, एथिकल और सेवानिवृत्त की जो एक कोर सर्विसेज वो वैल्यूज डेवलप करे और आप क्या दे सकते हैं सर, वो एक बार विचार विमर्श करना स्टार्ट करें। तो सर मेरे हिसाब से ये 2-3 अगर आप और ये कोई कोर्स करके या कोई अलग से नहीं आएगा, मेरे हिसाब से आपकी खुद आपको विचार होगा, आप जो अपनी डे टू डे जिंदगी जीते हैं, देखते हैं या जी है, उस तरह ही आपको सर मोटिवेशन अपने आप मिलता जाएगा। अगर आपका आने का जो एम रहा है वो सही रहा है, मेरे हिसाब से सर वो अपने आप मिलता है। बेशक, मतलब हम लोग आपसे भी ये उम्मीद करें कि देश में जो बड़ी बड़ी चैलेंजेस हैं वो पुनीत साहब जो आ करके उसे जरूर रिजॉल्व करेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे। हम सभी युवा जो है आपकी तरफ से कोशिश करूंगा और पूरा ट्राई करूंगा सर, जितना मैंने सीखा है मैं उतना चीज अगर इम्प्लीमेंट किया। जी जी। एक चीज ये है कि जैसा कि आपने देखा कि सर जो ग्लोबल चेंजेस आए हैं कोविड-19 के बाद, यानी पोस्ट कोविड-19 एरा जो है, एक तरीके से कह सकते हैं कि दुनिया बदल सी गई है, इकोनॉमी बदल गई, सोसाइटी बदल गई, कल्चर बदल गया, पॉलिटिकल सिस्टम तक प्रभावित हुआ, सारी चीजें बदल गई। तो ऐसे में हमारे पढ़ने पढ़ाने का तरीका भी बदल गया। कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से कि कभी हम आप इस तरीके से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम अलग शहर में, आप अलग शहर में, या मैं खुद जो पढ़ाता हूँ बच्चों को, देश दुनिया के अलग अलग बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लगभग सारे भारत के बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों से पढ़ते हैं। तो आप इस जो बदली हुई दुनिया है, जो पोस्ट कोविड एरा है, इसमें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कहाँ देखते हैं, इसका भविष्य क्या देखते हैं, इसमें हम कहाँ तक खरे उतरते हैं, मतलब हमारा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, और इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं कि जिससे और हम इसे अच्छा बनाएं, इसमें क्या चेंज ला सकते हैं जिससे हम और अच्छा कर सकें। ये 2-3 बातें आपसे फोकस। सर एक बहुत ही फेमस पंक्ति है सर कि नो फोर्स कैन स्टॉप एन आइडिया व्होज टाइम हैज कम। मनमोहन सिंह जी ने इसको कोट किया था सर जब वो 1992 में पार्लियामेंट। हाँ सर जी सर मेरे हिसाब से डिजिटल मीडिया और सर ऑनलाइन कोर्सेज का जो एक तरीके से जो सर टाइम है, नाउ दैट आइडिया का वो सर टाइम अब आ चुका है सर एक तरीके से। और एक तरीके से इसे हम सर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहेंगे कोविड-19 की सर, कि एक अब इन प्लेटफॉर्म पे जो फोकस है, जो कि आई थिंक ऑलरेडी एग्जिस्ट, जैसे अनअकैडमी अब काफी दिनों से एग्जिस्ट करता था, बट अब फोकस में और आ गया है क्योंकि लोगों की जरूरत भी अब एस्टैब्लिश हुई है। तो सर मेरे हिसाब से तो काफी रोल बढ़ गया है। और गोइंग फॉरवर्ड सर पर्सनली स्पीकिंग ऑल्सो मेरे हिसाब से तो सर ये एक काफी बहुत ही बड़ा एक बून है, स्पेशली फॉर एस्पिरेंट्स जो कि सर दिल्ली नहीं आ सकते, या फिर एस्पिरेंट जो कि सर वर्किंग एस्पिरेंट्स जो कि डे टू डे कम्यूट नहीं सकते कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाके करने का। तो सर अगर मेरे को अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म अच्छे एजुकेटर्स जैसे आप भी हैं सर, उनसे कनेक्ट करा दे, तो सर एक बहुत ही अच्छा माध्यम मिल जाएगा जो कि मैं घर में रह के बिना टाइम वेस्ट किए सर, क्योंकि आने जाने में एक अलग टाइम लगता है, वहाँ पे जाके एडजस्ट होने में एक अलग टाइम लगता है, ऑफलाइन क्लासेस के अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सर ये सब प्रॉब्लम्स काफी जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं अगर मैं अनअकैडमी जैसे एक प्लेटफॉर्म की बात करूँ जहाँ पे अच्छे क्वालिटी के टीचर्स और अच्छे क्वालिटी के कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो सर मैं तो इसका काफी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखता हूँ। और सर जहाँ तक अगर मैं इम्प्रूवमेंट्स की बात करूँ सर, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स अनअकैडमी खुद ही से ला रहा है। एक इम्प्रूवमेंट जो सर मैं सजेस्ट करूंगा अनअकैडमी में कि सर एक कोर्स का कैटलॉग बनाते समय सर अगर मुझे पता चल जाए कि अच्छा मुझे क्वालिटी रिलेटेड सारे जितने भी एजुकेटर्स हैं और उनके जो कोर्सेज जो उन्होंने पढ़ाए हैं, अगर उसका एक समरी भी नहीं, मैं कहना चाहूंगा उसको कंटेंट वाइज मुझे एक लिस्ट मिल जाए, कंटेंट वाइज कैटलॉग एक बन जाए कि यहाँ क्वालिटी के एक जगह पे हैं, हिस्ट्री के एक जगह पे हैं, करंट अफेयर्स पे जी यस तो वो मेरे हिसाब से वो एक सारी कंटिन्यूटी बन जाएगी कि अगर कोई एस्पिरेंट है वो अनअकैडमी पे जाके
लेट्स से पॉलिटी के सारे हो सकता है कि किसी एक एजुकेटर ने 4 चैप्टर पढ़ाए हो, किसी ने 5 चैप्टर पढ़ाए हो, अलग अलग चैप्टर, तो मैं उस तरीके से कवर कर सकता हूँ सर। वो अगर एक कैटलॉग बन जाए तो काफी सही रहेगा, क्योंकि सर ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है मेरे हिसाब से, काफी अच्छी कंटेंट है। जी 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 जी। बस एक कैटलॉग बन जाए तो फिर एक काफी अच्छा नेविगेशन अच्छा हो जाएगा सर, इसी के आसपास। शानदार, आपका ये अनुभव बहुत अच्छा रहा। आपने जो ये दिया है मुझे, जो आपने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया और ये बताया कि हमारा सर ये सुझाव है, तो हम लोग ज़रूर ये बात फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जिस पे काम करे और जिससे बच्चों को और भी अच्छा एक तैयारी का सही डायरेक्शन उन्हें मिल सके। इसके अलावा एक चीज़ और, जो लास्ट क्वेश्चन जो आपसे, एक लास्ट बात जो कन्वर्सेशन का जो यहाँ पे ख़त्म करना हुआ ये कि चूँकि मैंने पहले ही बताया कि आप युवाओं के रोल मॉडल की तरह हमारे सामने आज बैठे हुए हैं, और स्वामी विवेकानंद जी ने भी युवाओं के लिए बहुत कुछ कहा था। शायद उनसे आप प्रभावित हैं, हम सभी उनसे बहुत प्रभावित हैं। तो मैं आपसे, आपके अंदर वो एक छवि भी देख रहा हूँ कि आप भी युवाओं के लिए एक रोल मॉडल यहाँ पे हमारे सामने हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश के युवाओं को? बहुत सारी परेशानियां हैं हमारे देश के युवाओं के पास, बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत सारी चीजें वो भटके हुए भी हैं। तो सिविल सेवा के क्षेत्र में आप कैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे, कैसे आप लाना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आप फाइनली? सर मेरे हिसाब से अगर आपका एक सपना रहा है सिविल सेवा का, तो उस सपने पे कायम रहिए, पहली बात तो ये। और अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से एक हद तक वो कमी, काफी हद तक वो उस कमी का काफी पूरा हो गया है। सर दूसरी बात है कि सर ये हम, कोई भी युवा हो, मेरे हिसाब से उसके मन में विचार नहीं होना चाहिए कि स्ट्रगल सर हर किसी की लाइफ में है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी लाइफ बिना स्ट्रगल के रही जा रही हो। हाँ, आप पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखें। हो सकता है कि कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे सर, बहुत सारी डिफिकल्टी हर किसी की लाइफ में आएंगी। होप मत खोइए, मेहनत करते रहिए। एक एम अगर आपने बना के रखा है तो उस एम की तरफ देख के ही हंसते हंसते अपने जितना आपके पास डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको कंटेन करते रहिए। क्योंकि सर जब आप लुक बैक करेंगे, कोई भी अचीवमेंट आप करेंगे, तो वो सब की वही सब यादें आपको बहुत अच्छी सुनाई देने लगेंगी। तो इस तरीके से अपना एक मन में विचार बना के रखें। और सर बाकी तो अगर युवाओं के लिए एक मैसेज है तो सर यही मैसेज है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड सर हमारी देश में अभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग 65% ऐसे लोग हैं जो कि 35 वर्ष की आयु से कम है। सर यही एक मौका है जहाँ पे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है अगले 20-30 सालों में सर। और जरूरी अगर जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं वो तो है ही, अगर जो अलग भी है वो भी अपने उन तरीकों से राष्ट्र के निर्माण की तरफ कर सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, आप कोई PhD कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। तो मेरा तो यही सर मैसेज रहेगा कि जो भी करिए उसको मन से करिए। उसमें आपने अगर कुछ एक एम सोचा है तो आप उसमें जिंदगी भर का जितना आप दम लगा सकते हैं वो सब लगाइए और सोचिए कि आप उसमें अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं। शानदार, शानदार, बहुत शानदार पुनीत साहब, आपके ये बातें, आपके विचार बड़े अच्छे हैं और हम सभी देश के लोग आपसे, और सभी युवाओं की ओर से, और हम सभी देश के लोग आपसे बड़े उम्मीदों भरी नजर से देखेंगे कि आप जब शासन प्रशासन में आएंगे तो आप जरूर गरीबों के आंसू पोंछने की कोशिश करेंगे और जस्टिस लाने का जरूर, मतलब आप अपने आप को पूरी तरीके से आप उसमें शामिल कर देंगे अपने आप को। साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण में भी आप, नेशनल बिल्डिंग में भी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अनअकैडमी की ओर से आपको फिर से हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दुआएं।